कहानी की शुरुआत सन 1235 में विलाज सिटी को दिखाते हुए होती है, जहां हम देखते हैं कि चर्च का एक पादरी वहां के 3 डायनों को सजा दे रहा होता है। दरअसल उन पर यह इल्ज़ाम लगा होता है कि वो तीनों चर्च के खिलाफ बुरी शक्तियों का पूजा करते हैं और उनके साथ मेलजोल बढ़ाते हैं। वो पादरी उन तीनों से उनका जुल्म मानने को कहता है ताकि उनको बख्शा जाए। उन तीनों में से एक लड़की अपना जुल्म मान लेती है कि उसने शैतानों के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की। तभी दूसरी औरतें भी अपना जुल्म मानने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन वो पादरी किसी को भी नहीं बख्शता। वो उन तीनों को सैनिकों के द्वारा फांसी पर लटका देता है और जब वो मारे जाते हैं तब उनकी लाश को पानी में डाल देता है। उन तीनों डायनों के मरने के बाद पादरी उन सैनिकों से कहता है कि उन सब का लाश निकालो, मुझे सोलोमन की किताब से कुछ मंत्र पढ़ने हैं ताकि वो डायन वापस जिंदा ना हो सके। सोलोमन की किताब एक बहुत ही पुरानी और हॉली बुक है जिसमें डायनों और भूतों को कब्जा करने के लिए अलग अलग तरह के मंत्र दिए हुए हैं। उन सैनिकों का लीडर पादरी से कहता है कि वो तीनों अब मर चुकी है और वापस जिंदा नहीं हो सकती। इसी के साथ वो सारे वहां से चले जाते हैं। वो पादरी बिना मंत्र पढ़े नहीं जा सकता था, इसीलिए रात में वो बारी बारी से डायनों की लाशें निकालता है और उन पर वो मंत्र पढ़ता है। पादरी ने 2 डायनों को तो मुक्त कर दिया था, लेकिन जब वो तीसरी डायन को मुक्त करने की कोशिश करता है कि तभी उस डायन की आत्मा पादरी के उस सोलोमन की किताब में आग लगा देती है और पादरी को फांसी से लटकाकर मार देती है। इसके बाद हमें बैक टू बैक 5 जंगों का सीन दिखाया जाता है। सन 1332 में एड्रेमिट की जंग, सन 1334 में ट्रिपोली की जंग, सन 1337 में इम्ब्रॉस की जंग, सन 1339 में आर्था की जंग और सन 1344 में स्मारना की जंग। ये जंग ईश्वर के चाहने वाले, चर्च की रक्षा करने वाले पादरी सैनिकों और ईश्वर को ना चाहने वाले नास्तिक लोगों के बीच होती है। इस जंग में हम मिलते हैं फेल्सन और बेमन से। इन दोनों ने चर्च की सेवा में और ईश्वर की रक्षा में अपनी जिंदगी झोंक दी होती है। ये दोनों एक उम्दा और जाबाज सिपाही होते हैं जो अकेले ही 300 से ज़्यादा सिपाहियों को मारने की ताकत रखते हैं। चर्च और नास्तिकों के बीच की इस लड़ाई में फेल्सर और बेमन ने काफ़ी सारे लोगों को मारा होता है, लेकिन सन 1344 में स्मारना की जंग के दौरान बेमन को ये एहसास होता है कि वो लोग चर्च और ईश्वर के नाम पे बेकसूरों और निर्दोषों का कत्ल कर रहे हैं। बेमन अपने चर्च के पादरी के पास जाता है और चर्च के लिए लड़ाई करने से मना कर देता है। पादरी बेमन से कहता है कि उसका इल्ज़ाम बहुत ही बुरा हो सकता है, तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी बेमन वहां से चला जाता है और क्योंकि फेल्सन बेमन का सच्चा दोस्त है, वो भी बेमन के साथ चर्च की इस सेना को छोड़कर चला जाता है। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि फेल्सन और बेमन चलते भटकते स्टाइरिया नदी के तट पर पहुंचते हैं। यहां पर उन्हें एक झोपड़ा मिलता है। वो दोनों इस झोपड़े के अंदर जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन इस झोपड़े में उन्हें एक मर्द और एक औरत की लाश मिलती है। इनकी मौत अजीब तरीके से हुई थी, जहाँ इनकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी। बेमन और फेल्सन यहाँ से 2 घोड़े लेते हैं और उस झोपड़े में आग लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे काफ़ी दूर तक सफ़र करने के बाद इन दोनों को एक छोटा सा शहर दिखता है। इस शहर को देखकर बेमन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें घोड़ों और खाने की ज़रूरत थी। दरअसल उनके पास जो घोड़े थे वो पालतू थे, वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते थे। फेल्सन के मन में एक डर था कि लोग उन्हें पहचान न ले, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए उन्हें जाना ही पड़ा। ये दोनों इस शहर के अंदर आते हैं। यहाँ एक अजीब तरह का माहौल था। सारे लोग डरे हुए से थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। दरअसल इस शहर में और आसपास के शहर में एक महामारी फैली हुई थी जिस वजह से लोग मर रहे थे और फेल्सन और बेमन ने उस झोपड़े में जो लाश देखी थी वो लोग भी इसी महामारी के कारण मरे थे। फेल्सन और बेमन उस शहर से घोड़े और खाना खरीदते हैं, लेकिन बेमन की तलवार वहाँ के लोगों के नज़र में आ जाती है। बेमन और फेल्सन वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ उस शहर के सिपाही बेमन और फेल्सन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सिपाहियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है और जेल में बंद करने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में इन्हें चर्च का एक पादरी डिविल्जैक मिलता है जो बेमन की तलवार देखकर उसे राजा के पास लेके जाता है। इस शहर के राजा भी महामारी से पीड़ित होते हैं। वो फेल्सन और बेमन को पहचान लेते हैं क्योंकि इन दोनों की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैली है। राजा फेल्सन और बेमन से एक मदद मांगते हैं। दरअसल उस शहर में और आसपास के शहर में जो महामारी फैली है उसकी वजह एक डायन है जिसने काले जादू से इस महामारी को फैलाया है और ये बात उस डायन ने खुद कबूल किया है। इस महामारी को खत्म करने के लिए उस डायन को सेवरैक ले जाना पड़ेगा, जहाँ के मॉन्क्स के पास सोलोमन की बुक की कॉपी है जिसके जरिए वो मॉन्क्स इस डायन की शक्तियाँ कमजोर कर देंगे और ये महामारी खत्म हो जाएगी।
इसीलिए राजा चाहते हैं कि चर्च के खातिर फेल्सन और बेमन डिवलजैक और एकहार्ट के साथ उस डायन को सेवरेक तक लेके जाए। बेमन उनकी मदद करने से मना कर देता है, इसीलिए वो सिपाही बेमन और फेल्सन को जेल में कैद कर देते हैं। यहाँ बेमन अपने सामने वाले जेल में एक मासूम सी लड़की को देखता है जो कि वहाँ पर कैद थी, जिसकी आंखों में मासूमियत कूट कूट कर झलक रही थी। ये वही लड़की है जिस पर डायन होने का इल्ज़ाम है। बेमन देखता है कि उस लड़की की पीठ पर काफ़ी चोट के निशान है। वो समझ जाता है कि पादरी और सिपाहियों ने उससे ज़बरदस्ती ये कबूल करवाया होगा। अगली सुबह फेल्सन और बेमन डिवलजैक से मिलते हैं और उनके साथ सेवरेक तक जाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बदले में वो उन पर लगे इल्ज़ाम हटाने और उनके हथियार लौटाने की फरमाइश करते हैं। बेमन और फेल्सन चर्च या फिर ईश्वर के लिए ये काम नहीं कर रहे, बल्कि वो उस लड़की को न्याय मिले इसीलिए कर रहे हैं। फेल्सन, बेमन, डिवलजैक और एकहार्ट नक्शे के जरिए सेवरेक तक जाने का प्लान बना रहे थे। इस नक्शे के अनुसार उन्हें करीब 400 लीग दूर गहरे जंगल और नदियों से होकर जाना पड़ेगा। फेल्सन इस नक्शे के जरिए सेवरेक जाने से मना कर देता है और डिवलजैक से किसी ऐसे आदमी की मांग करता है जिसने सेवरेक तक सफ़र की हो। डिवलजैक उन दोनों को एक व्यापारी के पास ले जाता है जिसे उन्होंने कैद करके रखा होता है। उसका नाम हैगामार है। बेमन हैगामार को उनकी मदद करने के लिए कहता है, बदले में उसकी सज़ा माफ़ करवाने का वादा करता है। हैगामार इनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। ये पाँचों उस डायन को पिंजरे में बंद करते हैं और सेवरेक के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। इधर इन पाँचों के निकलते ही राजा की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पांच अपने सफर को तय कर रहे होते हैं। फेल्सन को एहसास होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। फेल्सन और बेमन चालाकी से उसे पकड़ते हैं। दरअसल इस लड़के का नाम काय होता है और ये राजा के महल में काम करता था। काय चाहता है कि वो भी फेल्सन, बेमन और के साथ सेवरेक जाए और जब ये लोग वापस लौटे तब बेमन काय को एक योद्धा बना दे। यहाँ फेल्सन और बेमन काय का काफी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब फेल्सन काय की परीक्षा लेता है तब इन्हें पता चल जाता है कि वो योद्धा बनने के लायक है और बेमन काय को अपने टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां ये सारे जंगल में कैंप फायर के सामने बैठे थे और आराम कर रहे थे। बेमन उस डायन के पास उसके लिए खाना लेकर जाता है। यहाँ ये लड़की जो डायन थी बेमन से कहती है कि डिवलजैक ने उसे काफी चोट पहुंचाया है, लेकिन बेमन एक अच्छा आदमी है। वो लड़की बेमन से पूछती है कि आप लोग जहाँ मुझे ले जा रहे हैं वहाँ मेरे साथ कैसा सलूक होगा। बेमन कहता है कि तुम्हारे साथ सही न्याय होगा। इतना कहकर बेमन वापस कैंप फायर के पास आ जाता है। आज की उस लड़की पर नजर रखने के लिए एकहार्ट पहरा देने वाला था। देर रात डिवलजैक उस पिंजरे के पास आता है और एकहार्ट से कुछ बातें करता है। बातों ही बातों में एकहार्ट कहता है कि उसे उस लड़की को देखकर उसकी बेटी मिला की याद आती है। यहाँ एकहार्ट डिवलजैक से कहता है कि क्या हो अगर ये लड़की बेकसूर हो, हमारी कितनी बदनामी होगी। एकहार्ट इस पाप का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की एकहार्ट से कहती है कि उसे डिवलजैक के साथ अकेला ना छोड़े, लेकिन जैसे ही एकहार्ट उस पिंजरे के पास जाता है वो लड़की उसका गला दबाने लगती है और डिवलजैक से चाबी छीनकर उसके गले में जो क्रॉस होता है उसे उसके हाथ में घुसा देती है और उस पिंजरे को खोलकर वहां से भाग जाती है। डिवलजैक की आवाज़ सुनकर वो सारे पिंजरे के पास आते हैं और डिवलजैक को उस क्रॉस से फ्री करते हैं। अब ये सब उस डायन लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उस लड़की को ढूंढते ढूंढते वो लोग एक गाँव के अंदर पहुँचते हैं। इस गाँव में भी वो महामारी अच्छी तरह से फैली हुई थी। यहाँ इस लड़की को ढूंढते ढूंढते एकहार्ट को एक एल्यूजन होता है जिसमें उसे अपनी बेटी मिला दिखती है, जो कि उसे आवाज़ लगाकर अपनी तरफ बुला रही थी। एकहार्ट अपनी बेटी की तरफ भागता है और भागते भागते अचानक से एकहार्ट की बॉडी में काय की तलवार घुस जाती है, लेकिन अब भी एकहार्ट को काय की बॉडी में अपनी बेटी मिला दिखती है और इस तरह से एकहार्ट मारा जाता है। फेल्सन और बेमन भी वहां आते हैं। काय एकहार्ट की मौत की वजह खुद को मान रहा था कि तभी फेल्सन को वो लड़की दिखती है। ये लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लड़की रोते हुए बेमन से कहती है कि उसे भागना पड़ा। वो डिवलजैक को फिर से उसे छूने नहीं देना चाहती थी। दरअसल ये लड़की सबके मन में डिवलजैक के लिए जहर घोल रही। अगली सुबह ये पांचों एकहार्ट की कब्र बनाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। इनका सफर फिर से शुरू होता है। यहाँ रास्ते में वो डायन लड़की बेमन को मोहित करने की कोशिश करती है, लेकिन बेमन अपने आप को संभालता है। इधर एकहार्ट की मौत की वजह काय खुद को मान रहा था, क्योंकि उसी की तलवार से एकहार्ट की मौत हुई थी। डिवलजैक उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। चलते चलते ये लोग एक ब्रिज के पास रुकते हैं। इस ब्रिज की हालत पूरी खस्ता थी। ये ब्रिज कभी भी टूटकर गिर सकता था। यहाँ फेल्सन और हैगामार एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं, लेकिन बेमन अपने घोड़े को लेकर उस ब्रिज को पार करने लगता है और फाइनली वो इस ब्रिज को पार कर लेता है। वो सारे घोड़ों को ब्रिज पार करवाते हैं और अब उस पिंजरे वाली गाड़ी को पार करवाना था। फेल्सन, हैगामार और डिवलजैक उस गाड़ी को रस्सी से बांधकर खींचे रहते हैं ताकि गाड़ी लुढ़क न जाए और काय और बेमन उस गाड़ी को खींचकर ब्रिज पार करवा रहे होते हैं। ब्रिज पर कुछ दूर तक जाने के बाद डिवलजैक उस रस्सी को छोड़ देता है, क्योंकि
उसके हाथ खून से भर जाते हैं और वो उस रस्सी को ज्यादा देर तक खींचे नहीं रह सकता था। डेविल जैक के रस्सी छोड़ने की वजह से सब कुछ डिसबैलेंस हो गया और काय और बेमन ब्रिज से लटकने लगे। बेमन तो ऊपर आ गया लेकिन काय अब भी लटक रहा था और गिरने ही वाला था कि तभी उस पिंजरे से वो डायन काय को पकड़ लेती है और उठाकर वापस ब्रिज पर खड़ा कर देती है, जैसे कि काय कोई खाली पिज्जा का डब्बा हो। ये लोग बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं और आखिरकार ब्रिज पार कर लेते हैं। ब्रिज पार करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं वॉरमूड की जंगल में, जो कि अपने आप में एक भयानक और डरावनी जंगल है। ये लोग अब उस जंगल को पार कर रहे होते हैं, लेकिन उस जंगल में इतना ज्यादा कुहासा और अंधेरा होता है कि उन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा होता। यहाँ फेल्सन फिर से हैगामार के साथ बहस करने लगता है। बेमन इन दोनों के बहस को शांत करता है और आज की रात यहीं पर रुकने का फैसला करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी रात हो चुकी होती है और बेमन के सपने में वही लोग आ रहे थे जिन्हें उसने ईश्वर के नाम पर खत्म कर दिया होता है। जैसे ही बेमन की आंखें खुलती है वो हैगामार को देखता है, जो अपने हाथ में एक क्रॉसबो लिए हुए डायन लड़की के पिंजरे की तरफ जा रहा था। दरअसल हैगामार यहाँ डरा होता है कि कहीं एखार्ट की तरह उसकी जान भी ना चली जाए और इसीलिए वो उस डायन लड़की को मारना चाहता है। बेमन उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है कि तभी वो डायन लड़की पिंजरे के अंदर से ही हाउलिंग करना शुरू कर देती है। इस हाउलिंग को सुनकर बाकी सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं कि तभी उस जंगल के भेड़िए भी हाउलिंग करने लगते हैं और भेड़ियों का एक झुंड बेमन और पर हमला करने लगता है। बेमन और बाकी इस झुंड के सारे भेड़िए को मार देते हैं, लेकिन अब भी भेड़िए की कई झुंड इनकी तरफ आ रहे थे। ये लोग इतने सारे भेड़िए से नहीं लड़ सकते थे, जिस वजह से वो सब वहां से भागने लगे। लेकिन भेड़िए के एक झुंड ने हैगामार को पकड़ लिया और उसे खाने लगे। बेमन हैगामार को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। अगली सुबह फिर से ये सारे अपने सफर पर होते हैं। यहाँ बेमन एखार्ट और हैगामार की मौत को भुला ही नहीं पा रहा था। वो उस पिंजरे वाली गाड़ी से उतरता है और उस डायन लड़की को मारने की कोशिश करता है। डेविल जैक उसे काफी समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता कि तभी फेल्सन बेमन के सामने आता है और उससे कहता है कि शांत हो जाओ मेरे दोस्त, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। इतना कहकर फेल्सन बेमन को एक पहाड़ की चोटी की तरफ दिखाता है। वो लोग अब सेवरेक तक पहुंच चुके थे। ये चारों अब उस डायन लड़की को सेवरेक के उस एबी में पहुंचाते हैं जहां मॉन्क्स रहते हैं। इस एबी का दरवाजा बंद था, लेकिन काय चुपके से अंदर जाकर उस दरवाजे को खोल देता है। अंदर आने के बाद ये देखते हैं कि इस एबी में कोई भी नहीं होता। चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। डेविल जैक कहता है कि ये टाइम पादरियों के प्रार्थना करने का है। ये सारे अब चर्च के अंदर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सारे मॉन्क्स महामारी की वजह से मर चुके हैं। डेविल जैक अपना आपा खो बैठता है। वो पागलों की तरह ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। दरअसल ये मॉन्क्स ही उनकी आखिरी उम्मीद। बेमन डेविल जैक को संभालता है, लेकिन तभी वो एक मॉन्क की आवाज सुनते हैं। वो मॉन्क अभी तक थोड़ा थोड़ा जिंदा था। वो मॉन्क सोलोमन की किताब की तरफ इशारा करता है और तभी अपना दम तोड़ देता है। उस सोलोमन की किताब में वो मंत्र थे जिससे किसी भी डायन को वश में किया जा सकता है। अब क्योंकि सारे मॉन्क्स मारे गए थे, डेविल जैक को खुद उस लड़की को वश में करना होगा। वो उस बुक को लेकर उस लड़की के पास जाता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो लड़की अपना जुल्म मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं एक डायन नहीं हूँ। डेविल जैक फिर भी वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अब यहाँ मिलता है हमें एक गजब का ट्विस्ट। वो लड़की एक डायन नहीं होती, बल्कि एक आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा किया होता है और इन चारों ने उस लड़की को यहाँ नहीं लाया होता, बल्कि वो आत्मा उस लड़की के थ्रू यहाँ आई होती है। वो आत्मा अपने असली रूप में आती है और पिंजरा तोड़कर डेविल जैक की तरफ बढ़ती है, क्योंकि डेविल जैक अब आत्माओं को वश में करने वाला मंत्र पढ़ रहा था। वो आत्मा डेविल जैक का कुछ भी नहीं कर पाती और एक डीमन मॉन्स्टर बनकर उड़ जाती है और एबी के अंदर चली जाती है। यहाँ डेविल जैक को उस आत्मा को काबू में करने के लिए पवित्र जल की जरूरत, इसीलिए ये सारे एबी के अंदर पवित्र जल लेने के लिए जाते हैं। यहाँ उन्हें काफी सारा पवित्र जल मिलता है और अब ये लोग उस डीमन को मारने जाने वाले थे। जाने से पहले बेमन काय से कहता है कि तुम्हारा सफर बस यहीं तक था, तुम वापस चले जाओ। काय वापस नहीं जाना चाहता। अपनी जान खतरे में होने के बावजूद भी अपने कसम और सम्मान के लिए काय ये लड़ाई लड़ना चाहता है। काय के इस जज्बे को देखते हुए बेमन काफी प्रभावित होता है और वहीं पर काय को शपथ ग्रहण करवाकर एक योद्धा बना देता है। अब ये लोग उस डीमन मॉन्स्टर को ढूंढते ढूंढते एबी के एक जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ काफी सारे मॉन्क्स थे जो कि अब मर चुके थे। उन्हें उस डीमन मॉन्स्टर ने मारा होता है। दरअसल ये मॉन्क्स सोलोमन की किताब की काफी सारी कॉपीज बना रहे थे ताकि सोलोमन की किताब हर एक के हाथ में चला जाए, लेकिन वो आत्मा सोलोमन की किताब को नष्ट करना चाहती है और इसीलिए उस आत्मा ने ये गेम खेला होता है। यहाँ डीमन मॉन्स्टर इनके सामने आता है। डेविल जैक उस मंत्र को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी वो सारे मॉन्क्स जो कि मर चुके थे जिंदा हो जाते हैं और इन पर अटैक करते हैं। इन सब को डेविल जैक को बचाना था ताकि वो मंत्र पढ़ना कंटिन्यू रखे। बेमन, फेल्सन और काय डेविल जैक को बचाते हुए उन मॉन्क्स से
लड़ते हैं। ये लड़ाई काफ़ी अच्छी चल रही थी। बेमन और बाकी को उन मॉन्क्स को ख़त्म करने का तरीका भी मिल चुका था, लेकिन इस लड़ाई के दौरान फेल्सन को एक मॉन्क जहर वाला चाकू मार देता है और तभी वो डीमन मॉन्स्टर डेविलजैक का गर्दन मरोड़कर उसे भी मार देता है। यहाँ अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए बेमन पागलों की तरह सबको मारने लगता है और उस डीमन मॉन्स्टर को भी मारने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बेमन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। वो मॉन्स्टर बेमन को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ फेल्सन आ जाता है बेमन को बचाने के लिए। वो मॉन्स्टर फेल्सन को अपने पंखों में दबाता है और उसे जलाकर राख कर देता है। उधर काई उस सोलोमन की किताब से मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वो मॉन्स्टर अब काई की तरफ बढ़ता है, लेकिन बेमन उस मॉन्स्टर को रोक लेता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है। इस लड़ाई के दौरान बेमन मारा जाता है, लेकिन तब तक काई ने वो मंत्र पूरा पढ़ लिया होता है। अब वो आत्मा उस लड़की को आज़ाद करके हमेशा के लिए चली जाती है। ये वही आत्मा है जिसे हमने मूवी के शुरू में उस पादरी को मारते हुए देखा था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि काई और वो लड़की बेमन, फेल्सन और डेविलजैक की कब्र बनाते हैं और सेबरैक से वापस चले जाते हैं। इसी सीन के साथ साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।